बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर स्वादीन आज दूसरे लेक्चर के साथ, दूसरे नहीं बल्कि आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेंथ बायोलॉजी का, और जो चैप्टर नंबर 17 है और जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। टेंथ बायो का ये तकरीबन मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट लेक्चर है, उसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसके बाद आखिरी चैप्टर जो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बायो के सारे लेक्चर जो होंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन लाजमी दबा दें। और आपके जितने भी स्टूडेंट्स जो कि अपने क्लास फेलो जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें, उनको मेरा चैनल रिकमेंड करें। और टेंथ बायो के तमाम चैप्टर के लेक्चर जो हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो उम्मीद काफ़ी आपको वो समझ आएंगे। अपना फीडबैक मुझे दे दिया करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, बात हम जब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना तो बात हम करते हैं जिद्दत की। तो टेक्नोलॉजी जिद्दत का नाम है, और जब बायो की बात करेंगे तो बायो में जिद्दत की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बायो का वो शोबा है जिसने हमारी पूरी जिंदगी को चेंज करके रख दिया है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल हमारी डेली की लाइफ जो है वो रनिंग में जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी रोजमर्रा रूटीन में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बीमार होते हैं, नेज फसलें सब कुछ, उस सब में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार है। तो तारुफ में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कहा यह जाता है कि आज से कई सैकड़ों साल पहले जब कोई किसान फसलें उगाता था या हमारे लोग दही बनाते थे, लस्सी बनाते थे, तो उस जमाने में उन्हें ये पता नहीं था कि ये कौन सा अमल कर रहे हैं। बस वो दूध से दही बना लेते थे, लस्सी बना लेते थे। लेकिन साइंसदान समझते हैं कि उस जमाने में भी हम इंसान, कई सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि हम इंसान जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन फ़र्क ये था कि उस टाइम हमने उसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम नहीं दिया था। तो बेटा कहा यह जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का आगाज शुरू से ही हो चुका था, लेकिन अब जो साइंस एडवांस होती गई और एडवांसमेंट होने के साथ साथ नई नई दरियाफ्त होती गई और फिर बायोटेक्नोलॉजी में भी तरक्की आती गई। कहा यह जाता है कि जब इंसान, या दूसरे लफ्जों में वो चीज़ जो खुशियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करवाती थी, या किसी भी चीज़ की खुशियात उसकी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, तो वो कौन करवाता है? तो बात सामने है कि डीएनए जो है वो खुशियात की मुंतकली करवाता है, या किसी भी जानदार के जो मुकम्मल खुशियात होती हैं उसको डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब डीएनए की दरियाफ्त हो गई तो उसके बाद डीएनए के ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। फिर डीएनए को काटा जाने लगा, एक डीएनए के ऊपर दूसरा डीएनए जोड़कर उसको मजीद नया रिकम्बिनेशन बना दिया जाता था। तो जब डीएनए की दरियाफ्त हो गई, डीएनए को काटने लगे, जोड़ने लगे, तो इससे नई नई दरियाफ्त होना शुरू हो गई। तो हुआ ये कि सन 1978 में इंसुलिन का जीन दरियाफ्त कर लिया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान के 46 क्रोमोसोम हैं, तो इसमें हमारे जिस्म के तमाम जो खुशियात होती हैं उसके कोड मौजूद होते हैं। अब आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल डाउन करती है हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर। अब बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता। तो पहले ज़माने में जब किसी को शुगर हो जाती थी तो इंसुलिन नहीं मिलती थी, तो इंसुलिन हासिल करने के लिए वो जो डॉक्टर्स होते थे वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन लेकर फिर इंसानों को वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे। यानी आपको सरेआम जो है, सरेआम दूसरे लफ्ज़ों में कि आम आपको इंसुलिन नहीं मिल सकती थी। लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी की मरहूमियत है कि आज आपको इंसुलिन, और वो भी इंसानी इंसुलिन, मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और आराम से मिल जाती है। तो ये किस वजह से हुआ? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। 1978 में इंसुलिन का जीन दरियाफ्त हुआ और उसी इंसुलिन के जीन की दरियाफ्त ने फिर इनकलाब बर्पा कर दिया, और आज हम इंसानी इंसुलिन बजाय किसी जानवर की इंसुलिन इस्तेमाल करने के इंसानी इंसुलिन को है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से 1990 में एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया बेटा। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए साइंसदानों ने इंसान के पूरे जो
डीएनए या डीएनए के ऊपर जो जीन्स की तरतीब है उसको स्टडी किया, उसका नक्शा बनाया, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिससे ये एक साइंसदानों को बातें पता चलना शुरू हो गई कि कौन सा जीन हमारे जिस्म की कौन सी खसूसियात को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक तारुफ आपके सामने मैंने पेश किया। इस तरीके से आपको मैं बताऊं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक शीप भी जो है वो पैदा की गई थी, आर्टिफिशियली आप कह सकते हो, और उसका नाम डॉली रखा गया था। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, जिसे वो क्लोनिंग का नाम दिया गया था। क्लोनिंग जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक मरहूम मिन्नत है। तो आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है। यानी मैं कब से ये लेक्चर दे रहा हूँ और तारीफें कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी की, तो कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप इतनी तारीफें कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी ने मजीद क्या हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में एक अहम किरदार अदा किया है। तो बात करते हैं बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा किया है। बात सबसे पहले हम मेडिसिन की करेंगे बेटा। मेडिसिन, आज आप अगर मेडिकल स्टोर पे जाते हो और अद्वियात ले रहे हो, ये सारी की सारी मेडिसिन जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मरहूम मिन्नत है, और इसी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही ये आज इतनी सारी अद्वियात और इंसान की जितनी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। मेडिसिन हो गई, सर्जरी हो गई, और बहुत सारे जो हमारे जिस्मानी बीमारियां होती हैं उसको भी इसी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो मेडिसिन बनाकर कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं खुराक की। अच्छा बेटा, आपको इस बात का पता है कि दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी वो कहते हैं कि एक सेकंड में, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 1 मिनट अगर आपको लेक्चर दूं तो इसी 1 मिनट के अंदर लाखों की तादाद में नए बच्चे इस दुनिया में पैदा हो चुके होंगे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हर सेकंड में कितना बच्चे पैदा हो रहे हैं दुनिया में, और दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। जाहिर बात है, जब दुनिया की आबादी बढ़ेगी तो हमारी इस दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या बढ़ेगा बेटा? दबाव बढ़ेगा। और जब उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा बेटा, तो दबाव का मतलब ये है कि खुराक की कमी हो सकती है, रिसोर्सेज ज़राए की कमी हो सकती है। तो जब आबादी बढ़ेगी तो हमें खुराक बढ़ानी चाहिए, और इसी खुराक को बढ़ाने में जो हेल्प कर रही है वो कौन कर रही है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। देखिए बेटा, मैं अपने स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूं कि आप अपने दादा दादी से जाकर पूछ लेना कि क्या जब आप छोटे होते थे, दादा दादी की बात कर रहा हूं, कि क्या जब आप छोटे होते थे क्या कभी आपको गंदम की रोटी नसीब होती थी? तो कहेंगे नहीं, हम मैदे की रोटी खाते थे, कोई चने की, कोई इस तरह। आज आप देखें हर बंदा जो है वो गंदम की रोटी खा रहा है, और डेली खा रहा है, 3 टाइम की खा रहा है। हमें दादा दादी कहते हैं कि जब ईद होती थी तो ईद पर हमें कभी गंदम की रोटी नसीब होती थी, नहीं तो हम रूटीन वाइज नहीं खा सकते थे। आज आप देखें हम सब गंदम की रोटी खा रहे होते हैं। रीजन? बायोटेक्नोलॉजी। इस तरीके से बेटा अगर मैं जानवरों की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, आप देखेंगे आप इतने बड़े बड़े अब जो है बकरी, पहले बकरियां छोटी छोटी होती थी, अब बकरियां बड़ी बड़ी बकरियां आपको मिलेंगी जो गोश्त ज़्यादा देंगी, दूध ज़्यादा देंगी। इस तरह मुर्गियां, ब्रायलर मुर्गी आप देख रहे हैं, ये पहले देसी मुर्गियां होती थी कम तादाद में, अब ब्रायलर मुर्गी आपको नजर आ रही है, और बहुत तादाद में अब ब्रायलर मुर्गी मिलेगी, सस्ती भी मिलेगी। तो सस्ता गोश्त जो है हमें मिल रहा है। इस तरीके से ऐसी मुर्गियां बनाई जो बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं। इस तरीके से बहुत ऐसे गाय और बकरी ये बनाए गए, पैदा किए गए कि जो ज़्यादा गोश्त भी देती हैं, दूध भी देती हैं। इस तरह सब्जियों की तरफ आ जाएं। अब आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पे जाएं, अभी टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें जाएं, आपको पता लगेगा कि बड़ी बड़ी गाजर, बड़ी बड़ी मूली, इस तरीके से बंद गोभी के इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा प्याज, तो ये कैसे पैदा हो रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पैदा हो रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी को आप देखोगे मुस्तकबिल में कि इंसान की जो खुराक की कमी का मसला है वो दूर कर देगी। आप देखना कि बायोटेक्नोलॉजी जो आबादी बढ़ने की वजह से जो खुराक के मसाइल होंगे, वो उस मसाइल को कम करने में बायोटेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेगी। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं माहौल की, कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे माहौल को किस तरह बेहतर कर रही है। अच्छा बेटा, इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि आज से कई साल पहले हुआ ये था कि एक बड़ा सा बहरी जहाज ना तेल लेके आ रहा था समुद्र में। अब जाहिर बात है दुनिया में ये जो तेल को सप्लाई किया जाता है वो बड़े बहरी जहाजों के जरिए किया जाता है। अब वो जो बहरी जहाज है उसको हादसा पेश आया, और जब हादसा पेश आया, हादसा पेश आने की वजह से वो सारा का सारा तेल जो है वो समुद्र में बिखर गया। अब आपको पता है कि ये जो ऑयल है, ये ऑयल दरअसल
ये ऑयल दरअसल पानी में हल पजीर नहीं है, आपको पता है। अब जाहिर बात है वो फिर पानी पे तैरना शुरू हो गया। अब जब वो पानी पे तैरना शुरू हो गया तो समंदर में रहने वाले जितने भी जानदार थे उनके अंदर, उनके पेट में तेल जाना शुरू हो गया। इस तरीके से समुद्र में जो पौधे उगे हुए थे, पौधों को उस तेल ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो फिर साइंसदानों ने सोचा कि कैसे इस तेल को समंदर से खत्म किया जाए, ये तो आबी हयात को भी मुतासर कर रहा है। तो बेटा फिर बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली गई। बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया कि ऐसे बैक्टीरिया उस पानी के अंदर डाल दिए गए जो तेल को डाइजेस्ट कर लेते थे, खा लेते थे। वो सारे के सारे बैक्टीरिया पानी में छोड़ दिए गए, उन्होंने उस तेल को खाना शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में जो तेल था वो समंदर से उसका मुकम्मल सफाया हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस माहौल को साफ कर लिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब किसान फसलें उगाते हैं उसमें स्प्रे वगैरह का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब जारी बात है स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, जहरीले मादे इस्तेमाल करेंगे, जमीन का नुकसान होगा, पौधों का नुकसान होगा। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको स्प्रे से छुटकारा, जहर से छुटकारा हासिल करा देंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्प्रे जब आप करेंगे पौधों के ऊपर, वो बाहर कोई जहर नहीं होगा, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। वो जाकर वो जो जरासीम जो कि पौधों को बीमार करे उनको मारना शुरू कर देंगे, यानी इसे हम कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके हम जानदारों को आसानी से मार सकते हैं और अपनी फसलों को हिफाजत कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कोई स्प्रे इस्तेमाल नहीं हुई, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये माहौल दोस्त स्प्रे होगी और ये माहौल दोस्त बैक्टीरिया हैं जो हमारे माहौल को फिर क्या करते हैं, महफूज करते हैं। तो बेटा आपको इससे अंदाजा हो चुका होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी में कितना किरदार है, कि अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो आज हमारी जिंदगी में जो ये नई तब्दीलियां आई हुई हैं वो कभी भी ना हो पाती। तो मैं कहता हूँ बेटा आपको एक इसका तारुफ और इसका स्कोप जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन दरअसल ये भी बायोटेक्नोलॉजी के हिस्से में आती है। कैसे? जो मैंने आपको बताया कि आप सबने अचार खाया होगा, डबल रोटी खाई होगी, केक खाए होंगे, वो जो बेकरी पे अक्सर जो सामान मिलता है वो सारा फर्मेंटेशन है। और फर्मेंटेशन दरअसल बायोटेक्नोलॉजी ही है। इसको अब एक यूं समझ लें कि इसको एक साइंटिफिक वे में लेके आई है, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी शुरू से इस्तेमाल की जा रही है। अब फर्मेंटेशन होती क्या है बेटा? फर्मेंटेशन कहते हैं ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन, यानी आप ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, और उसको हम ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हासिल किए जाते हैं, जिससे हमारा जिस्म एनर्जी बनाता है। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात यही जो ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं वो नामुकम्मल होती है। नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होने की वजह से फिर बेटा क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है, यानी वो जो डबल रोटी बनती है, अचार बनती है, ये सारे हिस्से जो हैं यानी उसमें सारी क्या इस्तेमाल हो रही है, फर्मेंटेशन इस्तेमाल हो रही होती है। अब फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले एक साइंसदान था जिसका नाम था लुईस पास्चर। अच्छा बेटा ये लुईस पास्चर है, इसने कहा था कि अब देखिए हमारे नजदीक क्या है, दही है, हमने दूध है, दूध को रखा, सुबह देखा दही बन गई। कैसे बन गई दही, क्या ऐसा अमल हुआ, तो हमें वो पता नहीं है। तो पास्चर वो पहला साइंसदान था जिसने ये बताया था कि जो दही बनती है वो दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अमल का नतीजा होती है, कि उसमें हमारे दूध को, अब देखें ना, अब सर्दियां हैं, दूध आपका खराब नहीं होता, फटता नहीं है, लेकिन जब गर्मी आती है दूध फट जाता है। रीजन क्या है उसकी, दूध क्यों फट जाएगा? उसके पीछे बेटा रीजन ये है कि जब आप दूध को रखते हो किसी भी जगह पे, स्पेशल गर्मी की बात कर रहा हूं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। अब मखसूस दर्जा हरारत पर बैक्टीरिया की नशोनुमा ज्यादा होती है। जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो ये दर्जा हरारत बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल होता है, फायदेमंद होता है, इसके ऊपर वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से दूध के अंदर वो बैक्टीरिया की तादाद जब बढ़ती है तो दूध फट जाता है और वो दही में तब्दील हो जाता है। यानी ये अमल कौन कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पास्चर ने यही कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो दूध को दही बनने में मदद करते हैं। यानी फर्मेंटेशन में बुनियादी किरदार किसका होता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। ये पास्चर ने कहा था। पहले तो पास्चर को लोगों ने जुटलाया, उसने कहा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ये, लेकिन आखिरकार जब साइंस मजीद एडवांस हुई तो लुईस पास्चर के जो मफरूजे थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फर्मेंटेशन में दरअसल
जो ग्लूकोज टूटता है, यही ग्लूकोज टूटने की वजह से ऑक्सीडेशन होती है, फिर उसके बाद वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है बेटा। हमने देखा होगा ना कि डबल रोटी फूली हुई होती है, क्यों फूली हुई होती है? वो दरअसल फर्मेंटेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की वजह से वो फूल जाती है। अब आम रोटी देखें, वो आपको नरम मिलेगी, फ्लैट मिलेगी, लेकिन आप नान खाएं कभी तो वो आपको फूला हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन की वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है तो वो फूल जाता है बेटा। तो ये सारे फर्मेंटेशन के नतीजे में होती है। अब फर्मेंटेशन की दो अक़साम है बेटा, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेटा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई। ठीक है बेटा, ये जो सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई है, ये दरअसल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अपना किरदार अदा करता है। ये क्या है बेटा? एक यीस्ट है। यीस्ट दरअसल फंगस है। ठीक हो गया बेटा? तो जहां पर सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई मौजूद होगा, वो उसके जरिए आप खमीरी रोटी बना सकते हो। अक्सर पठान जो है वो खमीरी रोटी खाते हैं, जैसे वो आटा कहते हैं ना, आटा खट्टा हो गया, ठीक है ना, वो दरअसल वही यही सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई जो बैक्टीरिया होते हैं उसने अमल किया होता है। और इसी जो खराब आटा, खट्टा आटा जिसे आप कहते हो, अगर उसको आप उसकी रोटी बनाओगे ना तो आप गौर करोगे वो फूल जाएगी। वो दरअसल यही होता है। इसी सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई की वजह से ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और रोटी जो होती है वो फूल जाती है। इस तरीके से एक बहुत मशरूब है, दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, हम मुसलमान तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, बियर है, शराब है, ये भी दरअसल फर्मेंटेशन के नतीजे में होती है, जिसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये कराने में कौन मदद करता है? सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई करता है। लास्ट में बेटा हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं। अब लैक्टिक एसिड दरअसल क्या होता है बेटा? तुरश होता है। आपको पता है दही आपने खाई होगी, दही तुरश होती है, ठीक है बेटा, खट्टी होती है। तो उसमें दरअसल क्या होता है, दो बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये दो बैक्टीरिया हैं, ये दरअसल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं। उसके नतीजे में बेटा दही भी बनती है, पनीर भी बनती है। दही और पनीर आपने खाई होगी, इनका जायका खट्टा होता है और ये मुख्तलिफ खानों में अपना जायका देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा ये दो जो थी फर्मेंटेशन की मिसालें थी, टाइप्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्मेंटेशन के जो मजीद टाइप्स हैं, प्रोसेस हैं, अक़साम, उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।